मैसेज करते हैं कि बिग बॉस में जा तो रही है, ठीक है, पर बिग बॉस में मेरी इमेज खराब मत करना। मैं तब भी तैयार थी, मैंने कहा भैया तेरे पास जो होता हो तू कर ले। ना मैंने उसको हाँ बोला, ना मैंने उसको ना बोला। ओ भैया तेरे 2.5 करोड़ रुपए तेरे मुबारक, तेरे जाके शरीर में काम आएंगे। तेरा जो शरीर बिगड़ा हुआ है इसके ऊपर लगा ले और तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। इस आदमी का दूसरा रूप आ गया कि तू अगर अलीगढ़ नहीं गई तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा, जो उन्होंने मेरी माँ को बोला और मेरा कोशिश की और मारा भी। अरे भैया सुन, मैंने अब तुझे छोड़ दिया है, अब तू उन लोगों को पकड़ ले। ये तो मेरी बदौलत घूम रहे हो तुम। तेरे बाप ने तुझे, बाप को दिखा देना अपना कि देखो पापा मैं बिजनेस क्लास में घूम रहा हूँ, जो तुम मुझे कभी जिंदगी में नहीं घुमा सकते। हेमा जी, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में। थैंक यू सो मच। थैंक बिग बॉस के घर से बाहर निकल गए आप, क्या लगा था आपको इतनी छोटी सी सफर रहेगी? जर्नी आपकी बहुत छोटी थी। हाँ, छोटी भी नहीं थी, 12 दिन की जर्नी थी और मुझे तो 12 दिन की जर्नी में ऐसा लगा मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया जब 12 दिन बाद मैंने देखा। और एक दिन लोग जाते हैं बिग बॉस में तो उसको भी हिस्ट्री क्रिएट ऐसा समझते हैं कि मैं बिग बॉस के घर में जाके आया हूँ। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि मैं जिन हालातों से गई थी और मैं बहुत अच्छा कर रही थी, पर पता नहीं शायद ये जो बाहर जो मेरा आना हुआ ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ। पर ठीक है, अब बाहर आ गई हूँ और मेरे लिए ये जर्नी ठीक है, इनफ है, काफ़ी है। क्या लगता है आपको कि क्या रीज़न था आपका कि आपको सबसे पहले घर वालों ने बेघर किया? एक्चुअली घर वालों ने नहीं, घर वालों ने नॉमिनेट भी नहीं किया था मुझे। ये एक टास्क था जिसमें 4 बार जीतना था, 4 में से 3 बार मैं जीती थी। चौथी बार वो करण ने थोड़ा सा उंगली कर दी थी, थोड़ा लेट दिया था मुझे और उसके बाद मैं नॉमिनेट हो गई थी। एंड आई थिंक शायद वोट का इशू हुआ जो मुझे नहीं पता था कि ये वोट से कुछ होता है। और मैं चूँकि मेरी जनता बहुत आम जनता है जिनके पास, आधों के पास तो मोबाइल भी नहीं है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को वोट करना भी नहीं आता है और बहुत सारे लोग सोचे भी होंगे कि शायद हेमा जाने वाली भी नहीं है। बट ये जो था ये बाहर वालों के लिए भी उतना ही शॉकिंग है और साथ ही साथ घर वालों के लिए भी सबसे ज़्यादा रहा है कि हेमा कैसे आ सकती है। और मेरा तो आपने देखा ही एक्सप्रेशन, जब नाम लिया था तो मेरा तो आंखें ही खुल गई थी पूरी। बट ठीक है, फिर भी मैंने वो फैसले को एक्सेप्ट किया, हैप्पी में आई, सबको थैंक यू बोला जो वीडियो नहीं दिखाई गई थी। बाहर आने के बाद मुझे एक चीज़ का मलाल है कि शायद मैंने बहुत अच्छे से खेला था बट चीज़ें उतनी अच्छी दिखाई नहीं गई मेरे बारे में जितना मैं अच्छा कर रही थी, जितना मैं लोगों को एंटरटेन कर रही थी। हाँ, फाइटिंग मैंने लास्ट में की, जो लास्ट में दिखाया, बट फाइटिंग मैंने उससे पहले नहीं की थी। बट उसके अलावा भी आप एंटरटेन कर सकते हो जो मैं कर रही थी। बिल्कुल। एंड क्या लगता है आपको कि कहाँ ऐसा कुछ मतलब गलत हो गया या कुछ हो गया? मतलब टास्क के अलावा अगर बात करूँ घर में कि रिश्ते नहीं बना पाए या आप खुल के अभी तक खेल नहीं पाई, या क्या ऐसा आपको लगता है कि जो रह गया? हाँ, सीधी सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई, लेकिन मैं जो कर रही थी वो भी बाहर नहीं आई। तो अब तो लगता है कि क्या मैं ऐसा सोच के मुझे लगता है कि मैं 3 हफ्ते रुक रही हूँ, 1 महीना रुक रही हूँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो ही बाहर नहीं आएगी तो फिर आपका रुकने का मतलब क्या है ना? अगर फुटेज ही नहीं आपके बाहर आएंगे तो ये थोड़ा सा मलाल रह गया कि एटलीस्ट जो, हालांकि 24 जो लाइव रहता है उसमें सब आई हैं चीज़ें निकल कर, जिसमें मेरी अलग अलग चीज़ें दिखाई दी हैं, बट जो 1 घंटे का एपिसोड आता है उसमें कम आई है। बट हाँ, ये है कि एक हफ्ता और अगर रहती मैं तो, जो कि 6 दिन बहुत मैटर करते हैं सुबह से लेकर शाम, तो बहुत सारी चीज़ें मस्ती वाली या लड़ाई वाली भी शायद कुछ ना कुछ निकल के आती है। लोगों के सामने मेरा भी एक नया चेहरा नज़र आता और लोगों के घर के लोगों की बात मेरे सबके साथ बहुत अच्छा था। कभी भी लोगों ने मुझे टारगेट नहीं किया, कभी भी नॉमिनेट नहीं किया, कभी भी मेरा पुतला नहीं तोड़ा गया, कभी भी मेरे बैक बिचिंग नहीं हुई है। आई थिंक घर वालों की तरफ से अगर ऐसा होता तो जब मेरा नाम लिया गया वो लोग इतना हैरान नहीं होते, परेशान नहीं होते, इमोशनल नहीं होते। तो मेरे घर वालों के साथ बहुत अच्छी जर्नी रही है। और अभी कल ही करण ने मुझे बोला है कैमरे के सामने कि हेमा जी वी मिस यू, चाहत इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई वीडियोज़ एंड ऑल, कि मैं उनकी फ़ैन रही हूँ। मैंने उनको मैसेज दिया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जीत है कि मैं पॉजिटिविटी के साथ बाहर आई हूँ और झगड़ा करके आती और बोलते यार अच्छा हुआ चली गई, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए डिसअपॉइंटेड होता। बिल्कुल। अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे घर में आप गए थे, जो चाहत को मिला था जेल का ये कि 2 जन को जेल में डालना है, वो टास्क अगर आपने नहीं लिया होता, अगर आप चाहत को नहीं जानते तो क्या आप थोड़ा और खुल के अच्छे से खेल सकते थे? बिकॉज हमने देखा तो पहले हफ्ते ऑलमोस्ट आप हमें जेल के अंदर ही दिखी। अब ये इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जेल में मैं गई तो जेल
की ओपनिंग मुझसे हुई, ठीक है। तो जेल में भी जो है एक फुटेज मिल रही थी मुझे, उसमें मस्ती भी था, मैं लोगों को बुलाती थी, हमारा बग्गा जी का मेरे बन गया था, इमोशनल चीज़ें भी निकल रही थी, हेल्पलेस महसूस कर रही थी, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। बाहर जाने के बाद अगर मैं जेल एक्सेप्ट नहीं करती तो हो सकता है मैं भी सेम सबके जैसे ही रहती। तो अब इस वक्त ये कहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे जेल की जर्नी को बहुत पसंद किया है और उनको लगा कि मैं जब जेल के बाहर आई हूँ तो एकदम नॉर्मल सी हो गई हूँ या मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। इवन आरफिन ने भी मुझे बोला था कि हेमा तुम जब से जेल से बाहर आई हो तुम बड़ी शांत हो गई हो। तो ऐसा लग रहा है वो बात सुन के कि इससे तो अच्छा मैं जेल में रहती। तो अब इस वक्त ये कहना कि जेल में जाना मेरे लिए गलत डिसीजन था, ये मैंने पर्सनली जेल में महसूस किया था, बोला था कि मैंने हाँ बोल के गलती कर दी है। और अभी मुझे कल के एपिसोड से पता चला है कि अगर मैं नहीं आती तो श्रुति का जेल में आती, क्योंकि मेरे से पहले वो हाँ बोल के रखी थी, लेकिन उसने चाहत को बोला नहीं था। उसका ये था कि कोई बलि का बकरा अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आई विल से। तो आई थिंक ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स मेरे मन में आई, कहीं ना कहीं श्रुतिका की भी आई, रजत के भी मन में आई थी, तो उनके आई थी। जाना मेरे नसीब में लिखा था और मैं चली गई, दैट्स इट। हाल ही में आपके एक्स हस्बैंड से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि जो आप बिग बॉस के घर में गए थे, जहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर लगाई है। सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि कुछ महीनों पहले आपने कहा था कि कौन है सलमान खान, मैं दोबारा इनका शक्ल नहीं देखना चाहूँगी, इनके सेट पर मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है, मुझे इनके साथ कभी काम नहीं करना है। होंगे वो सलमान खान अपने घर के, बस मुझे उनसे माफ़ी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट उन्हें ये चीज़ पता हो कि मेरे साथ बदसलूकी हुई थी। लेकिन वो स्टेटमेंट आपने उस वक्त दिया था और जैसे ही आपने बिग बॉस में एंट्रेंस के टाइम पे सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया, वहाँ पर आपने सलमान खान के लिए काफ़ी अच्छी बातें बोली, आप उनकी एक फ़ैन टाइप बन गए थे। तो आपके हस्बैंड ने बोला फिर ये कौन सा दोगलापन है, एक तरफ वो मुझे ऐसे बोली थी और दूसरी तरफ जब मैं उनको देख रहा हूँ तो बिग बॉस में सलमान खान की वो एक फ़ैन बन गई। तो ऐसा कैसा? इससे तो पता चलता है कि आप कितनी बड़े फेक हो या झूठे हो। जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, वो इंटरव्यू में जो लाइनें मैंने बोली हैं कि मुझे नहीं मिलना सलमान खान से, वो मैंने तब बोला था जब मेरी बेइज्जती हुई थी, ठीक है। अब नहीं बोला था, करंट के उसमें सिचुएशन में नहीं बोला था। करंट के सिचुएशन में मैंने ये बोला था कि मैं तो चाहती हूँ कि सलमान जी मुझे बुलाएं, मुझे पूछे कि आखिर हेमा हुआ क्या था, उनको जानना चाहिए कि उनके सेट पे एक लड़की के साथ क्या हुआ था। ये थे जो मैंने वो इंटरव्यू जो वायरल हुआ था, वो मैंने घटना जो मेरे साथ हुई थी, फिर उसके बाद घटना के बाद मैंने अपने आप से क्या बात की थी वो मैंने रखी थी। आप वो इंटरव्यू को वापस देखिएगा और उनको भी दिखाइएगा, ठीक है। चश्मा लगाते हैं वो, शुगर है उनको, ठीक है। तो जो बात हुई थी, जब आदमी बात रखता है तो वही तो बात बोलेगा कि भैया उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं अब सलमान खान जी से कभी नहीं मिलूंगी। ये बात है 2019 की और इंटरव्यू हुआ है मेरा 2023 में, ठीक है। और वो इंटरव्यू प्लानिंग वाला नहीं था, इंटरव्यू था मेरा वायरल भाभी वाला। वहां पे अब जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो और आप अपलोड कर दे और वो वायरल हो जाए, 3 दिन तक तहलका मच गया था, ठीक है। मुझे लोगों ने डरा भी दिया था कि तेरा करियर खत्म। मुझे यहाँ तक भी बोला था कि आई थिंक ये बिग बॉस में जाना चाह रही है, इसलिए ये कर रही है। अभी 2019 के बाद ये अब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अरे भैया उखाड़ नहीं रही हूँ, मेरी जर्नी जो मैंने जी है, दबंग 3 की हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे कोई भी एक्टर कभी भी अपना एक्सपीरियंस किसी भी फिल्म का शेयर कर सकता है, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करता है, तो वैसे मैंने किया। तो मेरी जर्नी दुखद रही है, इंसल्टिंग वाली रही है, तो वो मैंने आज बता दी। राइट। वो पहले ऐसे बताने लायक नहीं थी। क्या बताती? मेरी बेइज्जती हुई ये बताती क्या? मैं क्या मिलता मेरे को उसमें? अरे यार, तो मेरे को दुख इसलिए होता था कि दबंग 3 की है, मेरा फोटो तक नहीं सलमान जी के साथ। जब उनका बर्थडे आता था तो मुझे हमेशा फील होता था। बिल्कुल। तो उस दिन वो बता दी मैंने। अगर ये पूरी प्लानिंग होता तो माँ कसम, जैसे आज मैं ये थोड़ी अच्छी साड़ी पहन के आई हूँ, उस दिन भी मैं अच्छी पहन के जाती। उस दिन बड़ी ऑर्डिनरी साड़ी पहनी थी मैंने, ठीक है। तो प्री प्लानिंग के और रैंडमली जो चीज़ें होती है, दोनों में फ़र्क हो जाता है। इंसान के कपड़ों से ही पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि जब बिग बॉस के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो बिग बॉस में अगर मैं जा रही हूँ तो क्यों नहीं जाऊँगी भैया? और सलमान जी ने मेरे से बात ही नहीं पूछी तो मैं कैसे बोल दूँ? सलमान जी को तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहा तो उन्होंने बोलते नहीं नहीं छोड़ो 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 छोड़ो, इसको खत्म करते। तो बताइए कौन सा दोगलापन, कौन सा दोगलापन? बिल्कुल। दूसरा चीज़ उन्होंने ये कहा कि आप आपके बेटे को उनको सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन रिटर्न में जो है आप उनसे घर अपने नाम पे करवाना चाहते हैं कि घर हो जाए तो वो जो है आप
आपके बच्चा लेके जा सकते हो, आपका बेटा, ऐसा कहा है आपने उनको? पहली बात, अगर आप बात करें तो कानूनी तौर पे बच्चा जब तक 5 या 10 12 साल का नहीं होता, माँ के पास कस्टडी रहती है। ये है, ये मुझे पता चला क्योंकि मेरा पहला डिवोर्स हुआ तो मुझे चीज़ें पता चली। ठीक है। दूसरी बात तो फिर ये पहले सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि तुम्हारे पास बच्चा जाएगा। जब तुम्हारे पास बच्चा जा ही नहीं सकता, कस्टडी मेरे पास है, तो फिर उसमें सौदा करने वाली बात कहाँ से आ जाती है? जब वो माल बिक ही नहीं सकता तो मैं आपको सौदा किस बात का करूँ भैया? तुम तो लॉयर के पास सामने आके बैठे ही नहीं हो। 5 बार लॉयर ने बुलाया, 5 बार तुमको कॉल किया, 5 से ज़्यादा कॉल किया, तुमने आगे केस चलने ही नहीं दिया। तो तुम ये झूठी अफवाह फैला रहे हो कि मैं सौदा कर रही हूँ अपने बच्चे का। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे का सौदा करेगी। तुम्हारी मम्मी ने किया था क्या? नहीं किया था ना। तो फिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मैं सबसे पहले मैं एक माँ हूँ। ठीक है। तो एक माँ के लिए आप क्या शब्द बोल रहे हो वो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि जब माँ की हिलती है ना, जब उसके बच्चे के ऊपर बात आती है तो फिर वो काली का रूप ले लेती है। ये 2.5 करोड़ वाली जो बात है मैं बता देती हूँ। 2.5 करोड़ की ये बात है कि उनके पास उन्होंने 2 करोड़ का लोन लिया है और वो चाहते थे कि हेमा अब हम अपना फ्लैट खरीद लेते हैं मुंबई में। तो 2 करोड़ का लोन उन्होंने ले लिया था। दिल्ली में भी सोच रहे थे, फिर चूँकि मैंने मुंबई में रहने का फ़ैसला किया तो उन्होंने लगा ठीक है मुंबई में ले लेते हैं। तो 2.5 से 3 करोड़ का उन्होंने बजट बनाया, 2 करोड़ का लोन, बाकी में जो उनके पास होगी जमा पूंजी उसमें वो कर लेंगे। तो मुझे भी लेके गए थे 2.5 से 3 करोड़ का फ्लैट दिलाने के लिए। मैंने बोला, जब बात डाइवोर्स की आ गई, बिना मिले एडवोकेट से, वो मिलने ही नहीं आए। एडवोकेट भी परेशान हो गई। एडवोकेट को भी उन्होंने लालच देने की कोशिश की, फिर एडवोकेट ने मना कर दिया लेने से। फिर उसके बाद आती है कि म्यूचुअल की बात आ गई। फिर म्यूचुअल में वो बोलते हैं कि इसको बोलो ये मेरे यूट्यूब पे, ये अपने यूट्यूब पे मेरे खिलाफ कोई वीडियो ना बनाए, जो मैंने नहीं बनाई लेकिन उन्होंने बनाई। फिर भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। वही समय था, उसमें काम कर लो, बच्चों को पाल लो या आगे जीवन में कुछ कर लो। मेरे पास बहुत सारे गंदे मैसेज आने लगे, फिर भी मैंने अवॉइड किया। फिर उनको कहीं से पता चला कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, तो वो रात को मुझे 3 बजे फ़ोन करते हैं उनके युगांडा के नंबर से। मैंने उठाया नहीं। उसके बाद मैसेज करते हैं कि बिग बॉस में जा तो रही है, ठीक है, और बिग बॉस में मेरी इमेज ख़राब मत करना, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे किसी अफेयर्स के बारे में लोगों को बताया नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो अभी से डर रहा है, मैं तो अभी गई भी नहीं, अभी तो मेरा कंफर्म ही नहीं हुआ है। मैंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मनीष करके एक लड़का है जो न्यूज़ नेशन संभालते हैं, तो वो हमारे संपर्क में आए थे। मैं, मेरा हस्बैंड बोलना भी नहीं चाहती, गौरव और मनीष एक ग्रुप में थे। तो अगस्त की बात है, अगस्त में वो एक मैसेज देता है कि हाय मनीष, मैं जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जिसमें आज तक और इंडिया टीवी आ रहा है, जिसमें मैं ये जो सलमान खान वाली जो कंट्रोवर्सी है उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये फेक थी और आपका भला करे कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये लिखा उसने और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। लेने के बाद मैं उस ग्रुप से एग्जिट कर गई। जैसे मैं एग्जिट कर गई वो आदमी ने मैसेज डिलीट कर दिया। मेरे को क्या ब्लैकमेल कर रहा था तू? मैं तब भी तैयार थी। मैंने भैया तेरे पास जो होता हो तू कर ले। ना मैंने उसको हाँ बोला, ना मैंने उसको ना बोला। अब पूछे क्या पूछना है। तो 2.5 करोड़ की ये बात थी। उसने बोला कि क्या चाहती है हेमा? मैंने बोला मेरे को घर चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी 2 बच्चे। उसने बोला मेरा रोड में दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जहाँ काम करती हूँ अंधेरे में यहाँ करो। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस एरिया में देते हो और कहाँ पे किसकी क्या कीमत है। ये तो तुमने ऑलरेडी 2 करोड़ का लोन ले रखा है, उसके ऊपर तुमने 5 लाख आएंगे ना शायद, लाख तुमने अपने ऊपर बढ़ा दिया और उसको तुम गा रहे हो। और मैं ऐसी माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे में, यार मैं क्या, मैं सभी माँ के बारे में बोलती हूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे का सौदा नहीं कर सकती। ओ भैया तेरे 2.5 करोड़ रुपए तेरे मुबारक, तेरे जाके शरीर में काम आएंगे। तेरा जो शरीर बिगड़ा हुआ है इसके ऊपर लगा ले और तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों का झगड़ा मार्च से स्टार्ट हुआ और वो झगड़ा इस वजह से हुआ था कि आपको अलीगढ़ में एक वृद्धाश्रम चाहिए था, लेकिन वो आपको वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए बोल रहे थे और आपने वहाँ पे बोला कि मैं यहाँ सेटल नहीं होंगी, मुझे सिर्फ मेरे सोशल मीडिया के लिए चाहिए कि मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम खोली हूँ और यहाँ पे जो भी है व्लॉग्स और थोड़े इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करूँ कि लोगों को पता चले। और वो चाहते थे कि अगर इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना सस्ता आता नहीं है, वृद्धाश्रम खोलने में बहुत पैसा लगता है, तो वहाँ पर देखभाल करने के लिए फिर कौन रहेगा। तो इस ऊपर से आप दोनों की बहस चालू हुई और तब से ये मामला जो है वो बस बिगड़ते गया। और उन्होंने कहा
कि उन्होंने बहुत ट्राई किया कि आपका रिलेशन एंड तक कि वो बचा सके, डिवोर्स तक ना जा पाए, वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली आखिर में उनको गोल्ड चुराना पड़ गया। वेरी सैड। जो आदमी को रिश्ता बचाना होता है ना, जैसे मेरा कानूनी अधिकार था, लॉयर ने मुझे बोला तोड़ दे तू, अगर तू चुराएगी भी ना तो भी तू कानूनी तौर पे गलत नहीं होगी, क्योंकि तेरा हक बनता है। तो जो आदमी 40 लाख के बारे में सोच रहा हो, बीवी का ना सोचा हो ना बच्चे का सोचा हो, वो आज बोल रहा है कि सौदा कर रही है। मुझे बोला गया था हेमा, वृद्धाश्रम जाने के लिए अलीगढ़ में शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत है? क्या सोनू सूद ने जो ये फाउंडेशन खोला है, क्या वो जगह जगह जाके खुद बैठता है? क्या टीम बनाई गई है ना? सलमान जी ने बीइंग ह्यूमन खोला, क्या वो खुद उन्होंने शूटिंग करनी छोड़ दी? नहीं ना। तो वैसे ही सेम मैंने रखा, क्योंकि मुझे ऑफ़र आया था नीरज पांडे जी की तरफ से कि हेमा तुम मेरे साथ काम कर रही हो, और लोग अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आते हैं, मुंबई छोड़ के नहीं जाते। ये बात मैंने बोली। और 7 महीने का मेरा एक्सपीरियंस अलीगढ़ में रहा है, जहाँ पे मैं डिप्रेशन में जाके वापस आई हूँ। मैं अपने आप को मार लेती अगर मैं वहाँ से वापस नहीं निकलती। तो मुझे फ्लैशबैक याद आ गया। लेकिन जैसे मैंने जाने के लिए मना किया, इस आदमी का दूसरा रूप आ गया कि तू अगर अलीगढ़ नहीं गई तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूँगा, जो इन्होंने मेरी माँ को बोला और मेरा कोशिश की और मारा भी। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि भैया अब तो इसको छोड़ ही देती हूँ। अगर इसका अलीगढ़ जाने पे भी डिवोर्स की कंडीशन है, जो हर चीज़ में लगी ही लगी है, तो भैया मैं छोड़ ही देती हूँ। उसके बाद, उससे पहले भी हमारा अच्छा नहीं था, ये सरासर झूठ है। इनको शादी करने के कुछ महीने बाद लग गया था कि इन्होंने ज़िंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक कर ली है मुझसे शादी करके। इन्होंने मुझसे भी बोला, 4 लोगों के सामने भी बोला, और जहाँ ये बोल सकते थे सब बोला। अलीगढ़ ये आता था, आदमी रात भर गायब रहता था अपने यार दोस्तों के साथ। इसने मेरे बारे में बोला होगा कि मैं गायब रहती थी। ये अलीगढ़ जब आता था तो ये गायब रहता था। जब मैं अफ्रीका गई थी तो ये अफ्रीका भी झगड़ा करके चला जाता था, मैं कि होटल में जा रहा हूँ, मैं रात को नहीं आऊँगा। फिर अब जब मैं मुंबई आई हूँ तो यहाँ पर भी ये फ़्लाइट लेके पहले होटल में किसी से मिलके, जो भी इनके यार दोस्त हैं उनसे मिलके फिर ये आता था। इनका बर्थडे था लास्ट ईयर 8 अक्टूबर। ये पहले अपने दोस्त के घर गए, वहाँ अच्छे से मिलाए, बर्थडे किया। मैंने, मेरे बड़े बेटे ने पूरे, हमने घर को ऐसे सजाया, सब मुंह से गुब्बारे फुला के, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है वैसे किया था। और ये आदमी उनके साथ शैम्पेन खोल के करके आ रहा था। दूसरी बात, ये आदमी ने मुझे, तेरी वजह से मेरा ये दोस्त छूट गया, तेरी वजह से मेरा ये दोस्त छूट गया, तेरी वजह से मेरे जिनके साथ मैं दारू पीता था वो छूट गया। अरे भैया सुन, मैंने अब तुझे छोड़ दिया है, अब तू उन लोगों को पकड़ ले। मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। जिन लोगों का तुझे दुख था ना, अब तू उन्हीं के साथ रह, उन्हीं के साथ जिंदगी बिता। ये बात है। अब आगे पूछो। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि आप जो सादगी दिखा रही हो, साड़ी पहन रहे हो, आप गरीब घर से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, छोटे गांव से आई हो, ये सब जो है ये एक सिंपैथी फैक्टर था बिग बॉस के लिए। क्योंकि आप जो है युगांडा भी जाते थे तभी भी आप बिजनेस क्लास से जाते थे। अगर इंडिया में ही घूमना रहता था, दिल्ली भी जाना रहता था मुंबई से, तभी भी आप बिजनेस क्लास जाते थे, और आप हमेशा बिजनेस क्लास की ही फ्लाइट लेते थे। तो ये जो दिखा रहे हैं कि मैं गरीब घर से हूँ या मैं, ये सिंपैथी फैक्टर था कि थोड़ा सा पब्लिक जो है कनेक्ट करेगी, आपको वोट्स मिलेंगे, थोड़ा वो एक लोगों का सहानुभूति मिलेगी। अरे भैया, जो बिजनेस क्लास थे उसके पैसे कौन दे रहा था? मैं दे रही थी कि तुम दे रहे थे? वो दे रहे थे। तो मैं अब यहाँ पे जब अकेली, जब मैं, अब वो चला गया ज़िंदगी से, वो मार्च में एग्जिट हो गया है बिग बॉस के। जब मैं घर में गई तो मैं अकेली हो गई ना, 2 बच्चों के साथ। तो अब मैं गरीब हो गई कि नहीं हो गई? Yes. हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। तो अगर मैंने वहाँ जाके ये बात बोली तो कौन सा झूठ बोल दिया? और देखा जाए तो मैं कस्बे से, मेरे माँ बाप तो मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। जब वो साथ में था तब मैं बोल सकती यार, घंटा में जब भी थी बिग बॉस में बिजनेस क्लास में घुमा के, तेरी औकात है बिजनेस क्लास में घूमने की? तुम दोनों माँ बेटों की? ये तो मेरी बदौलत घूम रहे हो तुम। तेरे बाप ने तुझे, तो बाप को दिखा देना अपना कि देखो पापा मैं बिजनेस क्लास में घूम रहा हूँ, जो तुम मुझे कभी जिंदगी में नहीं घुमा सकते। ये लाइनें हुआ करती थी। तो मैं जब बिग बॉस के घर में गई तो मैं गरीब थी, और आज भी ये हेमा 500 रुपये की साड़ी पहन के बैठी है। इसकी कीमत 500 रुपया है।
और मैं जब गई तो मेरे पास लिमिटेड पैसे थे जो घर वालों को सौंप के गई। गोल्ड भी निकाल दिया था कि अगर बेचना पड़े तो बेच देना, जिसकी वजह से मैं टेंशन में रहती थी बिग बॉस में कि पता नहीं मेरे बच्चों के पास पैसे हैं या नहीं है। तो मैं अब इस वक्त गरीब ही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कैमरे पे, लेकिन मैं बहुत धनी भी हूँ क्योंकि मेरे पास 2 अनमोल रतन हैं, मेरे बेटे, जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आज भी और आने वाले समय के लिए भी। अब आगे पूछो। अगर बात करूँ तो ये काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन शॉर्ट में बात करते हैं कि अब आप क्या सोच रहे हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको डिवोर्स देना है? क्योंकि अगर आप जितना बात करोगे उतने उनके सवाल जवाब, एलिगेशंस चलते ही रहेंगे, तो इसे क्लोजर किस तरीके से आप देना चाहते हो? देखो, मेरे को तो डिवोर्स देना था, तभी तो मैं लॉयर के पास गई। वो तो धमकी देता था, वो कभी गया नहीं। मेरे को देना था इसलिए मैं गई। भैया मैं टाइम पास नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में। वो तो कहता आया मेरे को, शादी के कुछ महीने 2-3 महीने बाद ही उसने बोलना शुरू कर दिया था कि डिवोर्स ले, तेरा मेरा नहीं जमेगा। मेरे पास एक फाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो डिवोर्स, गंदी औरत, डिवोर्स, गंदी औरत। तो मेरे को तो डिवोर्स लेना था, इसलिए मैंने मेहनत की। मेरा तो पैसा भी गया, 40,000 रुपये मेरे गए, जो 40,000 रुपये मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। चले गए, पानी में चले गए वो। तुमको लॉयर ने बोला भैया आके बात कर लो, तुम आए नहीं। तो तुम मेरे से, तुम मुंबई आ रहे हो, जा रहे हो, मीडिया के लिए आ रहे हो, एक बार पहले लॉयर को भी मिल लेते। जब PR से मिले हो और वीडियो बना रहे हो तो उससे पहले लॉयर से भी बात कर लेते कि भैया हेमा का क्या हिसाब किताब चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाह रही है वो। तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। जिस आदमी ने अपनी औरत की इज्जत नीलाम कर दी हो, जिस आदमी ने बोला कि इसका पहला पति इसके बाप की उम्र का था, उस आदमी की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो आदमी की उम्र का था, दैट वाज माय चॉइस। तुम भी कुछ खास नहीं दिखते हो, ना चलते हुए, ना उठते हुए, ना बैठते हुए। और बाकी तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो अपना। तुमको बोलते थे ना लोग कि किससे शादी कर ली और तो गवार जैसी दिखती है, तुमसे तो बहुत बेटर दिखती हूँ मैं। किसी से पूछ भी लेना और फोटो देख लेना, जो फोटो लगे होंगे, अगर रखा होगा तो 1-2 तो कोई चांस नहीं है। बात ख़त्म है। तुमको बढ़ानी है तो तुम बढ़ा लो, मैं भी समय निकाल के आ जाऊंगी। हालांकि आने वाले दिनों में बिजी हूँ मैं, पर जवाब देने के लिए पूरे तरीके से प्रूफ के साथ मैं भी आऊँगी। बाकी तुम्हारा सारा कॉल है। डिवोर्स तो मुझे लेना है, तुम ऑलरेडी मेरे एक्स में आ गए हो। अब जिस दिन डिवोर्स होगा तो भी न्यूज़ एक्स के नाम पे आएगी, तो भैया वो तो प्रेजेंट में ही आ गई है। मेरी तरफ से कुछ नहीं बचा है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जिसने मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे को तकलीफ़ दी हो। मैंने 2.5 साल झेल लिया, अब मैं खुल के ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसने इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि खुल के ज़िंदगी क्या जीना चाहती है। खुल के सांस लेने को खुल के ज़िंदगी बोलते हैं मेरे मायनों में। बात ख़त्म। राइट। वो ये कह रहे थे कि आपने शादी के लिए भी उन्हें जो है थोड़ा सा फोर्स किया था, क्योंकि आप मतलब जब मिल रहे थे उसी टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो चुके थे, तो इसीलिए ज़बरदस्ती शादी हुई थी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है प्रेग्नेंट हो चुके थे और आपको बच्चा चाहिए था। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ पे वो सोच रहा था कि हेमा अभी शादी कर लेते हैं, बट चूँकि मैं रेडी नहीं थी तो उसने बातचीत भी करना बंद कर दिया था। ठीक है। और अच्छा यार, मेरे को भी 2-4 लोग बोल देते कि हेमा से शादी मत कर। उसको तो बोला था, उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है ध्रुवी, उसने उसके बर्थडे पे 8 अक्टूबर को इतनी गंदी बात बोली थी उसके बारे में। काश वो बात मैं सोच लेती तो अच्छा रहता। तो ध्रुवी, अगर तुम देख रही हो तो तुम समझ जाओ कि तुमने क्या बोला था। ठीक है। तो शादी तो तभी हुई है जब वो भी एग्री था और मैं भी एग्री थी। ऐसे शादी नहीं हो सकती। शादी थी, वो खाना नहीं था साथ में, शादी थी। पैसा तो उसने लगाया था शादी में और बहुत अच्छे से की थी शादी। ठीक है। तो अब तो ये ब्लेम करना कि भैया इसने ज़बरदस्ती की है, भैया मैं कैसे कर लूँगी ज़बरदस्ती, तुम मेरे से ज़्यादा पैसे वाले हो, मेरे से ज़्यादा पावर करने वाले हो। मैंने थोड़े ना शादी में खर्चा किया। शादी में खर्च करके उसने अपने घर वालों को ये दिखाया कि आधा पैसा हेमा खर्च कर रही। मैंने बोला झूठ मत बोलो, ये मेरे को झूठ पसंद नहीं है, सीधा बोलो मैं कर रहा हूँ खर्चा। नहीं बोला उसने सच। ठीक है भैया, उसको झूठी शान रखनी थी। इज ए शॉफ मैन पर्सन। उसका ये था कि हेमा डायमंड पहनो, दिखना चाहिए गौरव सक्सेना की वाइफ हो। ये साड़ी तुमने वहाँ पहनी थी, यहाँ मत पहनो, रिपीट मत करो। मेरी एक रेपुटेशन है, तुम गौरव सक्सेना की वाइफ हो। भैया अब तो हेमा शर्मा का हस्बैंड है। खत्म बात। लास्टली हेमा जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आपके फैंस और व्यूअर्स को? और जो नफरत करते हैं उनका क्या होगा? उनके लिए एक अलग सा मैसेज। देखो भैया, ऐसा है, जो प्यार करते हैं, आपके प्यार पे कोई डाउट नहीं है और आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। देखिए, मेहनत रंग लेकर आती है, मेरी भी लेकर आई है।
लोगों ने सोचा नहीं था कि भैया इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद डायरेक्ट ये कम बैक करेगी सलमान जी के साथ, स्टेज शेयर करेगी और वो बोलेंगे हेमा जी ये पतझड़ ये फूल नहीं है जो आप ऐसे करके कर रही हैं पोज, ये कीचड़ है आपके ब्लाउज में कहीं चला जाएगा कीड़ा, खुजली हो जाएगी। तो मैंने कहा आप हेमा जी बोल रहे हैं और क्या चाहिए। तो मेहनत रंग लेके आती है, बस करने वाला चाहिए। और आगे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जो भी करूँगी ज़िंदगी में आपको निराश होने का मौका नहीं दूँगी। और बाकी तो आप ज़िंदगी में कीजिए जो भी आपको करना है, और करने की अगर सोच रहे हैं तो कल का इंतज़ार ना करें, आज का भी ना करें, अभी से शुरू करें। थैंक यू सो मच हेमा जी। थैंक यू सो मच मोनिका जी।